अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में लॉ गेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सब पहले लॉ गेट की टेस्ट में आए हुए हैं। डिफरेंट सोर्सेज से ये सब क्वेश्चंस इकट्ठे करके आप लोगों की आसानी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको रियल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में भी हेल्प होगी। चलिए पहले क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है मैं पढ़ता हूँ। रिजेक्शन ऑफ द प्लेन्स अंडर ऑर्डर 711 CPC इज एन ऑर्डर A, B डिक्री, C इंटरिम ऑर्डर एंड D बोथ A B। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेन जो है ऑर्डर 7 और 11 में उसको क्या कहा जाता है? क्या वो ऑर्डर होता है, डिक्री होता है, इंटरिम ऑर्डर होता है या ऑर्डर डिक्री दोनों होते हैं? अच्छा, इसका आंसर जो राइट है वो है बी, डिक्री। लेकिन रियल लाइफ में जब हम लॉ प्रैक्टिस करते हैं तो हमने कभी डिक्री का जो शेप होता है, जो सूरत होती है, जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है और एक ऑर्डर का डिफरेंट होता है। और जब भी 7 और 11 पे जो भी ऑर्डर पास होता है उसका जो सूरत होती है, फॉर्म होती है, वो ऑर्डर की तरह होती है। तो हम उसे डिक्री क्यों कहते हैं? जब भी एकेडमी की क्वेश्चन आता है तो हम उसे डिक्री क्यों कहते हैं? और डिक्री हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ CPC के सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में जब डिक्री की डेफिनेशन दी गई है वहाँ कहा गया है कि जो भी ऑर्डर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का होगा उसे भी डिक्री समझा जाएगा। तो इस वजह से हम उसे डिक्री कहते हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कहता है अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड ओनली ऑन एनी ऑफ द डैश ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द CPC। अब रिजेक्शन ऑफ ग्राउंड्स के जैसे हमने अभी पढ़ा कि ग्राउंड्स कहाँ मेंशन है, ग्राउंड 7 और 11 में मेंशन है। और 7 और 11 में कितने ग्राउंड्स मेंशन हैं? 4 ग्राउंड्स मेंशन है। तो जो बाकी के आंसर्स हैं A2, B3 एंड D6, these all the options are wrong and the C1 is the right। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द कोड सिविल प्रोसीजर कोड the term code is defined as includes rules, laws, norms और orders। सिविल प्रोसीजर कोड, इस सवाल का मतलब है सिविल प्रोसीजर कोड में जो टर्म कोड है वो कोड के साथ साथ और क्या इंक्लूड करता है? वैसे कोड होता क्या है? कोड है जो सेक्शन है हमारे CPC के सेक्शन 1 से लेके 52, 53, 54 तक जितने भी हमारे सेक्शंस हैं इन सब को कोड कहते हैं। जब कोड ये कहता है कि कोड साथ साथ में और क्या इंक्लूड कर रहा है, तो जो इंक्लूड कर रहा है वो हैं रूल्स। तो जो ऑप्शंस ए है वो बिल्कुल राइट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं अंडर द CPC अ डिक्री पास विद द कंसर्न ऑफ द पार्टीज नोन एज ऑप्शन 1 प्रिलिमिनरी डिक्री, ऑप्शन बी कॉम्प्रोमाइज डिक्री, C एक्स पार्टी डिक्री और आर्बिट्रल अवार्ड। जब भी पार्टीज़ की कंसर्न से अगर कोई डिक्री आती है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज डिक्री। कॉम्प्रोमाइज डिक्री। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेक्शन 6 एंड द सेक्शन डैश ऑफ CPC प्लेसेस लिमिटेशन अपॉन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट विद द रेफरेंस टू वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अब ये कह रहा है कि भाई सेक्शन 6 तो है लेकिन उसके साथ दूसरा कौन सा सेक्शन है जो कोर्ट की लिमिटेशन और जुडिक्शन के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लिमिट लगाता है। तो सेक्शन 6 डील्स करता है पिक्यूनियरी जुडिक्शन के साथ साथ, और उसके साथ जो यहाँ ऑप्शन ए है सेक्शन 15 ये भी एक लिमिट लगाता है। अब सेक्शन 15 हमें क्या देता है, कैसे लिमिट लगाता है? सेक्शन 50 कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। अब सेक्शन 15 कहता है कि भाई जो भी सूट होगा वो लोवेस्ट ग्रेड में होगा, लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में फाइल होगा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी सूट फाइल करो और लोवेस्ट ग्रेड की सूट में फाइल करो, उस कोर्ट को कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। जो वर्ड कॉम्पिटेंट है वो एक्चुअली बताता है कि भाई लोवेस्ट ग्रेड हो, साथ में आप उसकी पिक्यूनरी लिमिट भी देखें। तो इसीलिए सेक्शन 6 और जो 15 है ये कोर्ट की
पिक्यूनियरी जुडिक्शन के ऊपर एक लिमिटेशन लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू द लिमिटेशन जुडिक्शन ट्रीट अ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीपीसी एज अ सूट और सूट एज अ प्रोसीडिंग एंड मे इफ नेसेसरी ऑर्डर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब भी कोई कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को भी डिक्री को एग्जीक्यूट करती है, उसके दरमियान अगर कोई भी शख्स उसमें एग्जीक्यूशन के दौरान कोई अपने ऑब्जेक्शन आके फाइल करता है तो कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को एज ए सूट ट्रीट कर सकती है। और जब भी कभी किसी ऑब्जेक्शन को कोर्ट एज ए सूट ट्रीट करेगी तो ऑब्वियसली वो पेमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट फीस मांग सकती है। द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है एज पर सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट में कमीशंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भाई सेक्शन 75 है सीपीसी का, वो कहता है कि भाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कमीशन इशू कर सकती है। अब ये कह रहा है साथ साथ कि भाई जितने भी नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं वो सब के ऊपर कमीशन इशू कर सकती है, लेकिन द वर्ड यहाँ आ रहा है कैपिटल में लिखा हुआ एक्सेप्ट, यानी कोई एक ऐसा ऑप्शन ज़रूर है जिस पे वो काम नहीं करेगी, यानी कमीशन इशू नहीं करेगी अंडर सेक्शन 75 पे। बाकी जितने भी काम दिए गए हैं नीचे उनके ऊपर कमीशन इशू कर सकती है। तो नंबर 1 है एग्जामिन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को कमीशन के थ्रू एग्जामिन कर सकती है। 2 है मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, ये भी कर सकती है। 3 है एग्जामिन जस्ट अकाउंट्स, ये भी कमीशन के थ्रू कर सकती है। तीसरा है और चौथा है डी टू मेक अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो देखें ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो सही जो है वो है डी, क्योंकि बाकी तो 3 काम कर सकती है, चौथा नहीं कर सकती। ये तो देखें थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि एक सिविल सूट में कोर्ट कैसे ऑर्डर कर सकती है कि भाई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है, लोकल इन्वेस्टिगेशन तो समझ आता है, ठीक है, लेकिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, तो इस पर्पस के लिए कोर्ट कमीशन इशू नहीं कर सकती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि कहता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास बाय द कोर्ट। इधर कोर्ट ने अगर कोई डिक्री पास की है तो उसके खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं होगी। अब वो कौन सी डिक्री है, ऑप्शन देखते हैं। इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस विदाउट द कंसर्न ऑफ द पार्टीज विद द कंसर्न ऑफ द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉलेज ऑफ द जज। हमारे पास यहाँ सेक्शन है सीपीसी में सेक्शन 96, उसका सब सेक्शन 3 है, ये एक्चुअली उसी की ही वर्डिंग है यहाँ। ये द राइट आंसर इज है विद द कंसर्न ऑफ द पार्टीज। विद द कंसर्न ऑफ द पार्टीज अगर कोई भी डिक्री पास होती है उसको हम कंप्रोमाइज डिक्री कहते हैं और उसकी अपील नहीं होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये कहता है वेयर अ पर्सन इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, ही डैश टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन एनी कोर्ट टू विच दिस कोड अप्लाइज। क्वेश्चन का मतलब है कि भाई प्लेंटिफ जब भी किसी कोड यानी इसी सीपीसी के अंदर जो भी रूल्स दिए गए हैं ऑर्डर 1 से लेके 53(4) तक, उन ऑर्डर्स के अंदर अगर कोई भी ऐसे रूल्स हैं जो प्लेंटिफ को मना कर रहे हैं, प्रिक्लूड कर रहे हैं कि भाई आप फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते, यानी कोई एक सूट फाइल किया, उसका डिफ़ॉल्ट पे वो सूट डिसमिस हो गया और उस डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा डिफ़ॉल्ट था कि भाई अब वो कानून मना कर रहा है, वो रूल मना कर रहा है कि भाई ये डिफ़ॉल्ट आपने किया, अभी दूसरा सूट आप फाइल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, और एक्चुअली मैंने इसको डिफाइन करते करते आपको आंसर ही बता दिया। तो ए है ऑप्शन शेल बी अलोड, क्या वो अलो होगा, फर्दर इंस्टीट्यूट कर सकता है। बी है शेल नॉट बी एंटाइटल्ड। सी है शेल बी रिक्वायर्ड एंड तीसरा है मे नॉट बी अलोड। तो जो इसका ऑप्शन है बी के ही शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन इन द कोर्ट एंड विद द सूट अप्लाइज, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है प्रिक्लूशन वाला, ये बार टू फर्दर सूट, ये सेक्शन 12 है हमारे पास सीपीसी में, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1, ये उसी की वर्डिंग्स है जो ये हमें सेक्शन क्वेश्चन नंबर 9 की सूरत में हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कहता है अंडर सीपीसी जजेस मीन्स द डैश ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अब अंडर सीपीसी जज का क्या मतलब होता है? अब जज का मतलब होता है ए इंकम्बेंट ऑफिसर, सी एक्स ऑफिशियो ऑफिसर, सी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और डी सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड ऑफिसर। जो सी ऑप्शन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज द करेक्ट वन। और अब जज हमारे पास सीपीसी में कहाँ डिफाइन है? ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में हमारे पास ये डिफाइंड है कि भाई जज का मतलब क्या है। जज इज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। अंडर सीपीसी वेयर देयर इज मोर प्लेंटिव्स देन वन, एनी वन और मोर
them may dash other of them to plead, appear or act for such other any proceedings। इसका मतलब है कि जब एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं किसी भी केस में, तो सब प्लेंटिफ्स मिलके किसी भी एक को कुछ अथोराइज कर सकते हैं कि वो उनके बिहाफ पे अपीयर हो, प्लीड हो, एक्ट कर सकता है, ताकि सबके सब कोर्ट ना आए, बस जिसको अथोराइज कर रहे हैं वो आए। तो इसका ऑप्शन जब नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है कि ही मे बी अथोराइज्ड। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन कहाँ है? अब ये जो क्वेश्चन है ये इन्होंने ऑर्डर 1 रूल 12 से उठाया है। ऑर्डर 1 रूल 12 क्या कहता है? अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स आर डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। तो इसका ऑर्डर 1 रूल 12 जब हम पढ़ेंगे, वहाँ का कह रहे हैं कि भाई जो प्लेंटिफ है या जो डिफेंडेंट है वो अगर वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं, तो वो सब के सब किसी भी एक को ऑथोराइज करके उस सब के बिहाफ पे उनको कोर्ट में भेज सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द रीजंस ऑफ अ जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। ये कहता है जज के जो भी डिक्री या ऑर्डर होता है उसके रीजंस वो लिखता है। जो रीजंस लिखता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है फाइनल ऑर्डर कहते हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कहते हैं, प्राइमरी ऑर्डर कहते हैं, या जजमेंट कहते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जज साहब जब भी कोई डिक्री देते हैं और उसके कभी रीजंस लिखते हैं तो रीजंस को जजमेंट कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये जजमेंट हमारे पास कहाँ दी गई है? ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में हमारे पास जजमेंट की डेफिनेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अंडर सीपीसी डैश मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन व्हिच सो फार एज द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट ऑफ द पार्टीज with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may either preliminary or final। ये कहता है कि डैश जो है उसका मतलब है कि वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी फैसले का, और वो फैसला जो है वो पार्टीज के बीच में कंक्लूसिवली उनके राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमिन करता है। तो ऐसे फैसले को क्या कहेंगे? जजमेंट कहेंगे, ऑप्शंस में है ए जजमेंट कहेंगे, डिक्री कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, या सेंटेंस कहेंगे। तो भाई इस डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है ये सीपीसी में प्रोवाइडेड है डिक्री की, और ये कहाँ प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 12 सबसेक्शन और सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिक्री प्रोवाइडेड है। अब आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 पे। अंडर सीपीसी डैश मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम डिक्री हैज़ बीन पास्ड। ऐसा कोई शख्स, ऐसी कोई चीज़ जिसके खिलाफ कोई डिग्री पास हुई हो, और एनी ऑर्डर पास्ड आर एन ऑर्डर और एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, या कोई भी उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ हो, तो ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? कन्विक्टेड कहेंगे? नहीं भाई, ये सिविल प्रोसीजर कोड है, ये सिविल की बात हो रही है, कन्विक्टेड तो नहीं कहेंगे। अक्यूज्ड, अगेन ये भी क्रिमिनल लॉ का वर्ड है, तो भाई यहाँ तो अप्लाई नहीं होगा। सी है, द राइट वन इज सी, जजमेंट डेटा है। किसी भी शख्स के खिलाफ कोई डिक्री या ऑर्डर पास हुआ है और वो ऑर्डर या डिक्री कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन भी हो सकती है, तो ऐसे शख्स को हम जजमेंट डेटा कहते हैं। और जजमेंट डेटा की हमारे पास डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डैश। सेम इस तरह की डेफिनेशन अब हमने पढ़ी जो कि डिक्री से रिलेटेड थी, वो भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है और ये ऑर्डर भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान? ये कि जो डिक्री है वो कंक्लूसिवली राइट जो पार्टीज़ की होती है वो डिटरमिन करती है, और ऑर्डर ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो इस वजह से अब ऑब्वियसली अगर हम इसको डिक्री से ही डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, डिक्री। सेक्शन 16 पे आते हैं। 7 so far as in otherwise expressly provided nothing herein content shall operate to give any court jurisdiction over a suit amount or value of the subject matter or of which exceeds the pecuniary limits if any of the ordinary jurisdiction this talks about dash। अब ये कहता है कि भाई कोई यहाँ कानून में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो किसी कोर्ट को, सिविल दीवानी कोर्ट को, सिविल कोर्ट को ये एम्पावर करे कि वो सूट भी एंटरटेन करे जिस सूट की जो अमाउंट है, वैल्यू सब्जेक्ट मैटर है, वो उस कोर्ट की पेक्यूनियरी लिमिट से एग्जीड करती हो। ठीक है, तो ये किस चीज़ के ऊपर, ये जो पैराग्राफ है आखिर में लिखा दिस टॉक्स अबाउट, ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में
बात कर रहा है। तो ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं, अपेलेट जुडिक्शन नहीं, टेरिटोरियल जुडिक्शन नहीं, पेक्यूनियरी जुडिक्शन हाँ, क्योंकि पेक्यूनियरी जुडिक्शन के बारे में ये डिस्कस कर रहा है, तो इसीलिए द राइट आंसर इज 8। और पेक्यूनियरी जुडिक्शन हमारे पास कहाँ प्रोवाइडेड है? सेक्शन 6 में प्रोवाइडेड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द एक्सप्रेशन डैश shall denote a suit which has been decided prior to the suit in which question or whether or not it was instituted prior thereto। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कहता है कोई एक्सप्रेशन है, नीचे 4 दिए गए ऑप्शन हैं, एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है और कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे फिट हो रहा है। ये कहता है कि भाई अ सूट which has been decided prior to the suit मीन्स के कोई ऐसे सूट से पहले जो कोई सूट डिसाइड हुआ है, यानी ऑप्शन है फॉर्मर सूट और डी ऑप्शन है फर्दर सूट। तो ये कहता है कि कोई ऐसा सूट जो पहले सूट से प्रायर यानी पहले इंस्टीट्यूट हुआ है, तो राइट ऑप्शन है फॉर्मर सूट। ठीक है, अब ये जो फॉर्मर सूट है हमारे पास कहाँ डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन फॉर्मर सूट वहाँ तो नहीं हमारे पास दिया गया। तो ये एक्चुअली सेक्शन 11 है हमारे पास रेस जुडिकाटा का, वहाँ की जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, वहाँ पे ये फॉर्मर सूट हमारे पास एक्सप्लेन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एज पर CPC एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज ग्रेट। ये अभी हमने पढ़ा, सेक्शन 15 की ये लैंग्वेज है। और सेक्शन 15 आखिर में एक वर्ड यूज़ करता है, द कोर्ट इज़ नॉट जस्ट फॉर द लोवेस्ट ग्रेड but it must be a competent to try that suit। so यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, competent to adjourn नहीं भाई, competent to reference नहीं, competent to try it। द क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर C है ये बिल्कुल सही है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मिस्टर A who resides in Karachi publishes in Quetta statement defamatory of मिस्टर बी में सू मिस्टर ए डैश। इसका मतलब है जो मिस्टर ए हैं वो कराची में रहते हैं, लेकिन वो एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट एक क्वेटा में पब्लिश करते हैं अगेंस्ट मिस्टर बी। अब मिस्टर बी के अगेंस्ट जब एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट वो पब्लिश करते हैं, तो उनको एक राइट टू फाइल अ सू अक्रू होता है, और वो ए के ख़िलाफ़ एक केस फाइल करना चाहते हैं। तो वो अब कहाँ करेंगे? तो क्या वो कराची में करेंगे? ए ऑप्शन है, बी है ईदर इन कोयटा आर इन कराची, और सी है क्या वो सिर्फ कोयटा में करेंगे, या पाकिस्तान में डी ऑप्शन है कि पाकिस्तान में कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी के पास राइट है कि वो जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या जहाँ पे उनको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ कर सकते हैं, यानी एट बोथ द प्लेसेस कोयटा एंड कराची। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इन्होंने उठाया भी है क्वेश्चन सेक्शन नंबर 19 से। सेक्शन नंबर 19 की एक्चुअली एज इट इज़ इलिस्ट्रेशन है बी सेक्शन नंबर 19 की, वहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 19 ही इन्होंने उठाया है एज इट इज़। लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में बस हर एक अल्फ़ाबेट यानी उसके ए जो बी है उनके सामने मिस्टर लगा दिया है, ताकि थोड़ा सा वो बुक से स्टैंड आउट हो जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कहता है वेयर अ पर्सन हैज़ अ परमानेंट ड्वेलिंग एट वन प्लेस एंड ऑल्सो अ टेम्पररी रेजिडेंस टू अनदर प्लेस, he shall be deemed dash in respect of any cause of action arising at the place where he has such temporary residence। ये कहता है एक शख्स है, वो एक परमानेंट रिहाइश है और दूसरी जगह उसकी टेम्पररी रिहाइश है, और जहाँ टेम्पररी रिहाइश है वहाँ उसके ख़िलाफ़ कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो उस शख्स को ये समझा जाएगा। अब राइट ऑप्शंस हैं, क्या समझा जाएगा? ये समझा जाएगा कि भाई वो दोनों प्लेसेस पे रहता है। नंबर 21 ये कहता है सेक्शन डैश ऑफ CPC प्रिवेंट्स कोर्ट ऑफ कंकरेंट जुरिडिक्शन फ्रॉम साइमल्टेनियसली एंटरटेनमेंट एंड एजुकेटिंग अपॉन टू पैरेलल लिटिगेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम मैटर एंड इशू। अब ये कहता है कि वो कौन सा सेक्शन है जो कि कोर्ट को रोकता है कि वो अपनी कंकरेंट जुडिक्शन को साइमल्टेनियसली इंटरटेन ना करे, पैरेलल लिटिगेशन ना चले, यानी कि सेम केस है दोनों कोर्टों में, दो कोर्टों के पास पैरेलल कंकरेंट जुडिक्शन है, दोनों कोर्ट में साइमल्टेनियसली चल सकता है, लेकिन वो कौन सा सेक्शन है जो इस एक्टिविटी को रोकता है? तो सेक्शन 9 डील करता है हमारे पास, ऑप्शन ए है,
ये कहता है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट, तो ये तो नहीं है। सेक्शन 11 डील्स विद रेस जुडिकाटा, सेक्शन 10 डील्स विद रेस सब जुडिस। तो रेस सब जुडिस, हाँ हमारे पास कोई ऐसा ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि भाई कोई भी एक सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पर अगर किसी एक कोर्ट में फाइल हो गया और दूसरी कोर्ट को भी उसके पास कंकरेंट जुडिक्शन है और वहाँ पे भी वो सेम कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन सेम पार्टीज अगर सूट फाइल होता है, तो वो जो प्रायर सूट है यानी जो बाद में सूट फाइल हुआ है वो स्टे हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी, सी। राइट आंसर इज सी। अब सेक्शन 22 पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आई एम सॉरी। ये कहता है अंडर सेक्शन डैश ऑफ द सीपीसी वेयर अ सूट ऑब्टेनिंग रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ व्हिच जुरिडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएट्स। यहाँ पे ये कहता है कि भाई वो कौन सा सेक्शन है जो किसी सूट में किसी रिलीफ लेने के लिए बात कर रहा है, और जो रिलीफ लेने की बात कर रहा है वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो बहुत सारी कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है, तो वो किस कोर्ट में फाइल होगा। आगे ये खुद ही सेक्शन बताता है कि भाई वो वहीं फाइल होगा, कहीं भी फाइल हो सकता है, सब कोर्टों में से किसी भी कोर्ट में भी वो फाइल कर सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन उस कोर्ट की हुदूद में होना, उसकी जुडिक्शन में होना लाजिम है। लेकिन ये सेक्शन कौन सा है, तो भाई ये सिंपल है, सेक्शन 17 है। ये करेक्ट आंसर है कि सेक्शन 17 जो है वो डील करता है कि भाई जहाँ पे कोर्ट है, इमूवेबल सूट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत सारी कोर्ट में आती है जुडिक्शन में, तो वो सब कोर्टों में से कोई भी कोर्ट में भी फाइल कर सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये कहता है सेक्शन डैश ऑफ द सीपीसी स्पीक्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम व्हिच एन अपील लाइज। वो कौन सा सेक्शन है जो हमें अलाउ करता है कि भाई आप कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हो। अच्छा, अपील फ्रॉम ओरिजिन डिक्री जो डील करता है वो है सेक्शन 96, ठीक है। और 96 के बाद कौन सा आता है सेकंड अपील का, सेक्शन 100। तो 100 के बाद 104 है हमारे पास जो कि करेक्ट आंसर है, और वो कहता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिवीजन पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी इज। ये कहता है कि रिवीजन हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है अंडर सेक्शन 115 में वो कितने दिन की है। ऑप्शन ए है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 100 डेज। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 90 डेज की एक लिमिटेशन प्रोवाइडेड है, लिमिटेशन रिवीजन फाइल करने के लिए बिफोर द हाई कोर्ट। अच्छा, ये जो लिमिटेशन है वो प्रोवाइड की गई है एक्चुअली सेक्शन 115 के सबसेक्शन 1 के सेकंड प्रोवाइजो में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अंडर एन ऑर्डर 41 रूल 1 ऑफ सीपीसी एन अपील अगेंस्ट एन ओरिजिनल डिक्री शैल बी इन द फॉर्म ऑफ डैश व्हिच शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ डिक्री अपील फ्रॉम एंड जजमेंट ऑन व्हिच इट इज़ फाउंडेड। ये कहता है कि जो अपील ओरिजिनल डिक्री के खिलाफ अपील होती है उसकी सूरत कैसी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं स्टेटमेंट, अपील, प्लेंट, मेमोरेंडम। तो कि भाई अपील अगेंस्ट ओरिजिनल डिक्री जो उसकी सूरत होती है वो एक मेमोरेंडम की तरह होती है, तो इसलिए राइट आंसर है डी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे बताएंगे। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आप प्लीज़ इसको ऑप्शन इसका जो भी राइट आंसर है आप मुझे बताएंगे कि भाई सर इसका राइट आंसर ये है। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। द रूल्स ऑफ द ट्रांसफरी द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन डिक्रीज इन एनी लोकल एरिया टू द कलेक्टर shall be declared by the notification of official gazette of the official gazette of Desh government। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई जो भी एक एग्जीक्यूशन है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है, यानी कलेक्टर साहब के पास ट्रांसफ़र होती है, तो उसको एक गवर्नमेंट, अब वो गवर्नमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, एक्चुअली वो गवर्नमेंट का नाम ही बताना है कि वो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गज़ट में उसको डिक्लेयर करके ये रूल्स वगैरह बताएगी। तो इसका राइट आंसर जो भी है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेक्शन 20 क्वेश्चन नंबर 27 है। ये कहता है सेक्शन डैश ऑफ सीपीसी इंडोर्सेस द इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी फॉर। इनहेरेंट पावर सीपीसी में बहुत ही आसान सवाल है, ये सेक्शन 151 में दिए गए हैं। अब है ऑर्डर डैश रूल 913 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स रेमेडी अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री।
अच्छा, अब एक्स पार्टी डिक्री कब होती है? ऑब्वियसली जब डिफेंडेंट कोर्ट में 12 बुलाने के बाद भी, समन्सेस, नोटिसेस, पब्लिकेशंस होने के बाद भी अगर वो नहीं आता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री होती है। आप माइंड में ये रखें कि भाई ऑर्डर 9 जो है वो किससे डील करता है। ऑर्डर 9 जो डील करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। भाई ऑर्डर 9 में लिखा गया है कि आप आएंगे, आपके लिए ये रूल है, प्रोसीजर है। अगर आप नहीं आएंगे तो आपके नन अपीयरेंस के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक्स पार्टी इज़ वन ऑफ द रीजन कॉन्सिक्वेंसेज, सो द ऑर्डर 9 इज़ करेक्ट। अब आते हैं 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एडिशनल एविडेंस इन अपेलेट कोर्ट कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन केसेस एनुमरेटेड इन सीपीसी अंडर द फॉलोइंग ऑप्शंस आर देयर। अब ये कहता है कि भाई जो एडिशनल एविडेंस है ना, अपेलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस किन केसेस में ले सकती है। तो ये कहता है कि भाई नीचे दिए गए जितने भी ये प्रोविजंस हैं इनमें केसेस सूरत हाल डिफाइन की गई हैं कि भाई इन केसेस में अपेलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकती है। तो ये ऑर्डर 41 रूल 27 है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कि भाई यहाँ पे वो केसेस दिए गए हैं कि भाई इन केसेस में अपेलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है 30। ये कहता है सेक्शन 104 द सीपीसी डील्स विथ, ये हम पहले ऊपर ही करके आए हैं, यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 104 ऊपर दे दिया है कि सेक्शन 104 डील्स विथ ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। ये है बी आंसर इसका सही है कि सेक्शन 104 डील्स विद ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। आगे आते हैं, आगे द एंड हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल टू इनकरेज फॉर मेकिंग सच एन एकेडमिक कंटेंट फॉर यू गाइज। थैंक यू फॉर वाचिंग कानून वाला एंड एडवोकेट्स। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ मुझे इनकरेज कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा और दूसरे जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं लॉ गेट से दूसरे सब्जेक्ट्स के, उनको भी लेकर आऊँगा। और साथ साथ में इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके ये जितना भी लॉ गेट का सिलेबस है ये फिंगर टिप्स पे ले आऊँ, ताकि आप लोग जो अभी टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो, और जो भी हमारे पास न्यू कमर्स होंगे, लॉ गेट के एस्पिरेंट्स होंगे जो लॉ गेट देके और लाइसेंस लेके और वकालत करना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।